हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मौलिक अधिकार आज का जो विषय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है। उनमें से जो है पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सारे मौलिक अधिकार थे। लेकिन आज हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 अनुच्छेद जो है इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या है। यानी 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम है। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने का प्रतिषेध किया गया। यानी कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उसमें काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 23 और 24 था। लेकिन अगला हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है इसमें। तो इसमें क्या दिया हुआ है अनुच्छेद 25 में कि किसी भी धर्म को मानने या प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी उस व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है जो पूरी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने की आजादी है उसे। लेकिन एक इसमें नोट कर लेंगे कि सिखों द्वारा जो कृपान धारण करने की जो आजादी है, 5 जो कृपान धारण करने के सिखों का, वो उसकी आजादी है इसमें। बाकी और किसी के पास आजादी नहीं है। अनुच्छेद 26 में देखते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यह है। कोई भी धार्मिक कार्य अगर हम प्रबंध करते हैं कोई भी चीज, तो उसमें हमें पूरी आजादी है इसमें 26 में। आर्टिकल जो है यानी अनुच्छेद 27 में है धार्मिक खर्चों पर टैक्स से मुक्ति। अगर किसी भी हम धार्मिक खर्च करते हैं तो उससे क्या होता है, टैक्स जो है नहीं होती है, यानी टैक्स से मुक्ति है, यानी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो अगर जितना भी आय हो रहा है उससे अगर वो आय हो रहा है, अगर हम धार्मिक खर्च कर रहे हैं तो उसमें उससे टैक्स से देना नहीं पड़ता है। ये 27 है। 28 में है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण कार्यों का निषेध। यानी राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण का निषेध। कोई भी सरकारी कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षण संस्थान हो, कोई भी राजकीय शिक्षण संस्थान हो, वहाँ धर्म की उन्माद या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये आर्टिकल कितना है 28 में। 29 में क्या है, क्या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण और किसी भी नागरिक यानी किसी नागरिक की जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार। यानी किसी भी व्यक्ति को विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है, ये 29 में। उसी तरह देखते हैं आर्टिकल जो है 30 में देखते हैं कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना तथा प्रशासन में सहयोग करना। अच्छा, अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण का अधिकार, ये आर्टिकल 30 में दिया गया। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, वीडियो के अंत तक जरूर सुनेंगे क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल 32 में क्या दिया हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या संविधान का उपचार, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके तहत यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में वह याचिका दायर कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 रिट आदेश, लेख या जारी कर सकती है। रिट आदेश या लेख एक ही है तो वह जो है 5 जो है लेख जारी कर सकता है या रिट जारी कर सकता है। इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान में, तो वो व्यक्ति जो थे वो इस अनुच्छेद को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इन्होंने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये इसके बारे में कहा गया। सबसे पहले देखते हैं 5 रिट जो जारी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक हनन हो तो 5 रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये सबसे पहले हमको जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को या गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। अगर किसी कारणवश में अगर किसी भी व्यक्ति को थानेदार या थाना वाला अगर ले जाते हैं तो सबसे पहले क्या कर
कि 24 घंटे के अंदर ही वो अपना रख सकते हैं थाना में, उससे अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि उससे पर फिर कड़ी कार्रवाई उस पर होती है, बहुत सारी बातें होती है। तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना पड़ता है, और अगर व्यक्ति निर्दोष हो तो वह सुप्रीम कोर्ट में के पास जो है याचिका दायर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर कर सकती है। दूसरा हमारा है परमादेश। ये क्या है? इसके तहत यदि कोई संवैधानिक पदाधिकारी, कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी, अगर भारत के कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी या राज्य का अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन, यानी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेवारी के साथ नहीं करता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या है कि न्यायालय उस पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। कोई भी सरकारी पद पे हो, अगर वह व्यक्ति वह काम नहीं कर रहा हो तो वह जो है न्यायालय जो है उस पदाधिकारी, उस व्यक्ति को जो है कारण बताओ का नोटिस जारी करता है। ये था हमारा परमादेश। अगला हम देखते हैं तीसरा प्रतिषेध। ये इसके अंतर्गत क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय या न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध या क्या करता है? आदेश या रीट जारी करती है। उच्चतम न्यायालय क्या करती है? रीट जारी करती है। वैसे मामलों में कार्रवाई को रोकने को कहती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। अगर उसके अधिकार क्षेत्र, क्योंकि अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर हो, जैसे परिसीमन के मामला हो, तो वह भी जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो अपने यहाँ बुलाता है। प्रतिषेध केवल जो है न्यायिक या अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। और अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण यही है कि प्रतिषेध, यानी जो हमारा ये प्रतिषेध था, प्रतिषेध के बाद ही रीट जारी किया जाता है उत्प्रेषण, और प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान की जाती है, जबकि उत्प्रेषण कार्यवाही के समाप्त के बाद ही की जाती है। इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध यह रीट जारी करता है, वहां लंबित मामलों को अपने यहाँ बुलाती है। कोई भी लंबित मामला हो, बहुत दिनों से चल रही है, तो ये जो है उच्चतम न्यायालय अपने पास बुलाती है। अगला हम देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? इसके तहत न्यायालय को, यानी न्यायालय को क्या है, यह अधिकार है। क्या अधिकार है? कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है या किस अधिकार से आप सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या सरकारी काम कर रहा हो तो कोई भी व्यक्ति, भारत के किसी भी नागरिक जो है उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से आप सरकारी सेवा में हैं, तो उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये अधिकार परीक्षा है, ये प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये अधिकार है, ये 500 के बारे में जानकारी रखनी। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद जो 32 है और एक 226 है जो उच्च न्यायालय के बारे में है। ये अब हम देखते हैं अनुच्छेद जो है ये 32 और 226 यानी 226 में अंतर। सुप्रीम कोर्ट केवल अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकार का हनन होने पर रीट जारी कर सकती है। यानी 32 जो हमारा अनुच्छेद है उसी के तहत मौलिक अधिकार का हनन होने पर रीट जारी कर सकती कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जबकि हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हनन के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकार के हनन होने पर रीट जारी कर सकती है। याद रखेंगे कि 32 आर्टिकल्स जो है हमारा, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जो है उसके अंतर्गत जो है रीट जारी कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट क्या है? 226 जो हमारा आर्टिकल्स है उसके तहत जो है ये कानूनी अधिकार जो भी हो या मौलिक अधिकार का हनन हो तो वह रीट जारी कर सकती है। पहला देखें। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या, उच्चतम न्यायालय जो क्या कर सकती है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र, किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट केवल अपने राज्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र के भीतर ही रीट जारी कर सकती है। ये दो चीज है, दोनों में अंतर हुआ 226 और 32 में। लेकिन अब हम देखते हैं ये 32 का, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो है 33 में क्या है। आर्टिकल 33 में है कर्तव्यों के निर्वहन तथा अनुशासन बनाए रखने के हित में संसद के मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार, जैसे सशस्त्र बलों और सूचना कर्मियों पर लागू होने पर उपांतरण करने की शक्ति प्रदान करता है।
लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अदालतों में अपील का अधिकार ना हो तो भी रीट जारी की जा सकती है। कोर्ट मार्शल का अगर निर्णय अगर नहीं हो उसके विरुद्ध अदालतों में तो ना अधिकार हो तो भी जो है रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद के अंतर्गत क्या अधिनियम द्वारा रीट का अधिकार भी निरस्त किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यानी 33 के अनुसार अधिनियम द्वारा रीट का अधिकार भी निरस्त किया जा सकता है। ये अगला हम देखते हैं आर्टिकल 34 में कि संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 35 में कि विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाए रखने के लिए विधि निर्माण केवल संघीय संसद के क्षेत्राधिकार में होगा, राज्यों की विधान पालिकाओं को नहीं। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए, विधि को बनाने के लिए या कानून बनाने केवल संघीय संसद के क्षेत्राधिकार में होगा, राज्यों के विधान पालिकाओं को नहीं। मूल अधिकारों से संबंध सिर्फ जो है संसद विधि द्वारा ही हो सकती है, वहां संघीय संसद द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29, 30। विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है। व्यक्ति के विरुद्ध मिले और जो है मौलिक अधिकार क्या मिला है 15, 17, 30, 23, 24। ये अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध मिले जो है अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की जो बात हुई थी गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में, इस मामला क्या था कि मामला में कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन केशवानंद भारती और केरल सरकार 1973 में क्या कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने जो मौलिक अधिकारों के संशोधन में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता और किसने कहा कि नहीं, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में यह अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन केशवानंद भारती और केरल सरकार 1973 में क्या कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किए जा सकते हैं। इस बात की पुष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात की पुष्टि जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संसद के द्वारा संशोधन का अधिकार दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन हुई थी, उस संविधान संशोधन में संसद को यह अधिकार है कि ये मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कर सकती है, उसकी पूरी अधिकार है। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का कैसे निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 34 के अनुसार जब 34 हमारा ये हुआ, जब किसी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो तो संसद विधि द्वारा इसे निलंबित कर सकती है। यानी किसी भी क्षेत्र में सेना का राष्ट्रपति शासन हो या सेना की कानून लागू हो तो संसद विधि द्वारा इसे निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात 352 यानी 352 के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार समय जब लागू हो, 352 जो है हमारा राष्ट्रीय आपात जब लागू होती है तो अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबित हो जाता है। यानी 19 के अंतर्गत जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो जितने भी सूचना का अधिकार है भारत में बिना रोक टोक, ये सब सारी जितने भी है 19 का से लेकर जो है 6 तक जितने भी दिया हुआ है सभी जो है निलंबित हो जाएंगे। एक और है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, यानी 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के समय अन्य जितने भी अनुच्छेद हैं वह दिए गए अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। इसका उल्लेख कहाँ है, यह 359 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 20 और 21 को छोड़कर जो है सभी स्वतः जो है अनुच्छेद समाप्त हो जाती है, ये निलंबित होती है। ये मौलिक अधिकार हमारा भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और इस को जो सुने और समझे और इसको नोट भी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। मैंने 2-3 वीडियो इसका बनाया हूँ, आप लोग देखें। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।